एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एटम्स, राइट। सो एटम्स के सीरीज़ में हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस के थ्रू पास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सो मैं उम्मीद करूँगा आपने वो सारी वीडियो ज़रूर देखी होगी, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अब वाली वीडियो को समझने में बेटर डेवलप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और सबसे पहले सवाल जो आपके लिए है, यहाँ आपसे बोला हुआ है कि इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ड्रॉ द ट्रैजेक्टरी ट्रेस्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन कूलम फील्ड ऑफ टारगेट न्यूक्लियस एंड एक्सप्लेन हाउ दिस लेड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो सवाल का मतलब ये है कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको एक तो ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करना है अल्फा पार्टिकल इन कूलम फील्ड ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, और साथ में आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से फिर साइज जो है वो न्यूक्लियस का एस्टिमेट किया गया, पता लगाया गया। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आप ये एक्सपेरिमेंट एक बार समझ लो अच्छे से। ये स्क्रीन पे ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा पिक्टोरियल डायग्राम है, जहाँ पे ये जो है ये टारगेट न्यूक्लियस है और ये सारे अल्फा पार्टिकल की रेंज जो है इसको हिट करने के लिए आ रही है। बहुत सारी रेंज ऐसी ही चली जाती है, कुछ रेंज जो है एजेस को हिट करती है, वेयर एक ऐसी रेंज आएगी जो कि बिल्कुल सेंटर से पास करेगी। ऑब्वियस सी बात है वो आर पार नहीं होती है क्योंकि रिपल्शन हो जाता है, मगर ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। अभी सबसे पहले हम इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में जानना पड़ेगा, इम्पैक्ट पैरामीटर के बारे में जानना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जो डी दिख रहा है ना, ये डी है यहाँ पे आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी कि आप सोचो जरा, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिव नेचर का और न्यूक्लियस भी होता है पॉजिटिव नेचर का। तो जाहिर सी बात है जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास जाएगा तो उसे रिपल्शन फील होगा, मगर फिर भी कितना ज़्यादा से ज़्यादा करीब जा सके हमें इसकी कोशिश रहती है। तो जो अल्फा पार्टिकल सबसे करीब जाने की कोशिश करता है वो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिफाइन किया जाता है, यानी कि उस सेंस में हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डिफाइन करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास डी है। अब मैं आपको बी समझा देता हूँ। बी का मतलब यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट। इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है ना, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी होती है हमें और उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। हालांकि अभी मैं इसके डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे सवाल जो है इसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है, बट ये कुछ प्री रिक्वायर्ड है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। आइए आगे बात करते हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है उसको एस्टिमेट किया गया ऑब्जर्विंग द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना, उसको ऑब्जर्व करके ही साइज जो है न्यूक्लियस का वो हमें पता चला। अब क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? वो है d इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ई जेड डिवाइडेड बाई के। अच्छा देखिए, सवाल में आपसे ये भी पूछा हुआ था कि आपको जो ये साइज कैलकुलेट करना है ना, वो उस सेंस में कैलकुलेट करना है जब कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जिस्ट करता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो कैलकुलेट किया। आपको काफ़ी हद तक ये कूलम फोर्स से फॉर्मूले से रिलेटेड दिख रहा होगा, ओके। जहाँ पे के की अगर मैं बात करूँ तो ये जो के है ये काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का व्हेन दे आर फार अवे फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस, यानी कि जब दूर रहता है वो न्यूक्लियस से, उस वक्त जो भी काइनेटिक एनर्जी होती है इस अल्फा पार्टिकल की, उसके बारे में इन्होंने बोला है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पे बोला हुआ है कि डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन वाज एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली। तो आप एक बात बताओ मेरे को, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाहिर सी बात है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं, तो उस दौरान उनका जो नेचर होता है वो होता है वेव नेचर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली आप इसके वेव नेचर को कैसे समझाओगे। तो आइए समझते हैं इसका आंसर। यहाँ पे यही है कि जो वेव नेचर है मूविंग इलेक्ट्रॉन का, उसको ना डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि आपसे आंसर में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पूछा है, तो हमारे इस चैप्टर में एक ही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है और वो है डेविसन एंड जर्मन, ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट की खास बातें तो मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि आपसे केवल एक्सपेरिमेंट का नाम पूछा है, मगर इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है निकल टारगेट के थ्रू, तो वो एक मैक्सिमा शो करता है सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है, लाइक द मैक्सिमा ऑब्जर्व इन द इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विथ लाइट। जिस तरीके से लाइट के इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा शो किया जाता है, याद होगा आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपने मैक्सिमा मिनिमा वाला पढ़ा होगा। तो जिस तरीके से हम लाइट के सेंस में मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कराते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन्स के जो बीम है जब निकल के टारगेट से स्कैटर हो जाते हैं तो ये भी मैक्सिमा शो करते हैं, और इस तरीके से अगर इनका मैक्सिमा शो करना ही हमारे लिए एक फुल प्रूव होता है कि यस ये वेव नेचर को शो कर रहे हैं।
तो आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के तीसरे हिस्से में, जहां आपसे बोला हुआ है कि एस्टिमेट करो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो जो कि एसोसिएट होता है न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल से जब आप उनको एक्सेलरेट कराते हो उसके रेस्ट पोजीशन से फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ वी, यानी कि वी पोटेंशियल अप्लाई करके पहले आपका अल्फा पार्टिकल रेस्ट पे था, अब आपने उसको एक्सेलरेट करा दिया, तो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ रेशियो कैलकुलेट कीजिए न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के सेंस में। तो आइए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं जरा। देखिए सबसे पहले तो मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई पी। पी इज मोमेंटम, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अगर आप इस पी को चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। हमें पता है मोमेंटम हमेशा मास इनटू में वेलोसिटी बनता है। आगे चलते हैं और हम इस फॉर्मूले को थोड़ा और भी ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, जहाँ पे हम बाकी वैल्यूज़ को तो ऐसे ही रखेंगे, बट एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। नाउ जब आप इस फॉर्मूले को पोटेंशियल की टर्म्स में रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू कुछ इस जैसी बन जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, इसको हमने पोटेंशियल की टर्म में रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे कैपिटल वी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें इतना पता है कि चाहे वो न्यूट्रॉन हो चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है। तो हम जब इसका रेशियो निकालेंगे तो उस वक्त ये सारी वैल्यूज़ कट जाएंगी, मगर उसके बाद यानी इस स्टेप के बाद की कहानी मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये तो हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। अब मुझे इतना पता है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल होगा, ठीक है, उसका वेवलेंथ होगा h डिवाइडेड बाई √2m ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई v, राइट। और इसी तरीके से हमारा होगा लैम्डा d इज इक्वल टू h ठीक है, इनटू में v। अब ये सारी चीज़ें जो है अपनी जगह पे आपको समझ आ गई होगी। जब आप रेशियोज डिवाइड करोगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगा लैम्डा डी डिवाइडेड बाई लैम्डा ए इज इक्वल टू, नीचे वाली वैल्यूज को जरा ध्यान से देखना। नीचे वाली वैल्यू में सबसे पहले तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जब h होगा तो वो कट जाएंगे आपस में, और 2 भी कट जाएगा, ठीक है। जो पोटेंशियल है वो भी सेम है तो वो भी कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, अगर आपको ध्यान से समझना है इस बात को तो थोड़ा नोटिस कीजिए कि जो मास होता है किसका, अल्फा पार्टिकल का, वो होता है 4 यूनिट, क्योंकि वो हीलियम एटम का ही एक पार्ट होता है, राइट। तो इसलिए उसका मास हो गया 4। और जो हम बात करेंगे न्यूट्रोनियम का तो उसका मास होता है 2, राइट। तो हम रेस्पेक्टिव पोजीशन पे ये सारी चीज़ें पुट कर देंगे, और बाकी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका रेशियो निकल के आएगा 2:1। तो आपको ये बातें समझ आ गई होगी। आपको करना कुछ नहीं है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, एंड देन आपको इनका रेशियो निकाल लेना है। देखो मैं अब एक वर्ड नहीं समझाऊंगा आपको वर्ड टू वर्ड, बिकॉज आपको इसका क्रक्स समझना इंपॉर्टेंट है। बाकी जो डिटेल आंसर है ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा टारगेट सिर्फ यही है पास्ट ईयर क्वेश्चन में कि आपको ओवरऑल एक आइडिया दे दिया जाए, एक कंसेप्ट क्लैरिटी दे दिया जाए, ताकि आप क्वेश्चंस को खुद से डिपेक्ट करके समझ पाओ। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे होगे। और इसी के साथ डिस्कस करते हैं आज का अगला देखो इस क्वेश्चन में आपको ना पूरा का पूरा अरेंजमेंट शो करना है गीकर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट का, जिन्होंने ये शो किया था कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थिन गोल्ड फॉयल से कैसे पॉसिबल है, राइट। ओके, अब आपको अगले पार्ट में बोला हुआ है कि व्हाई इट इज दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो राइट थ्रू द फॉयल एंड ओनली स्मॉल फ्रैक्शन गेट स्कैटर्ड एट लार्ज एंगल। और फिर आपको ये प्रूव करना है कि ऐसा क्यों हुआ कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल फॉयल के अंदर से एज इट इज चले गए, और कुछ एक पोर्शन या कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल ही थे जो कि बड़े एंगल पे स्कैटर हुए थे। तो इसका आंसर समझते हैं। सबसे पहले तो हम वो अरेंजमेंट देखेंगे। इस अरेंजमेंट की ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ समझ सकते हैं इस अरेंजमेंट का। ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक डिटेक्टर होता है सबसे, यहाँ पे माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उस चीज़ को देख लेते हो, राइट। यहाँ पे आपके पास फिर जिंक सल्फेट का एक स्क्रीन होता है जहाँ पे चीज़ें आपको अपीयर होती है, और देखो यहाँ से ना मोस्ट ऑफ दी जो रेज है वो पास हो रहा है। ये यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से ही अल्फा के पार्टिकल्स के रेज निकलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रिक्स रख देते हैं ताकि वो जो रेज है बिल्कुल बारीक होके पास करे, ठीक है। और यही अपना गोल्ड फॉयल है, यानी कि आप टारगेट गोल्ड कह सकते हो, जिसके ऊपर ये सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं गया नहीं हूँ, आप बस इसको समझ लेना। अब समझते हैं कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो एज इट इज़ क्यों पास हो रहे थे, और कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि लंबे यानी बड़े एंगल्स पे स्कैटर हो रहे थे। तो समझते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इम्पैक्ट पैरामीटर इज लार्ज। बहुत अल्फा पार्टिकल्स के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे थे, लार्ज थे, हेंस दे सफर वेरी स्मॉल रिपल्सन ड्यू टू न्यूक्लियस एंड गो थ्रू द फॉयल। इसलिए वो न्यूक्लियस के पास रिपल्सन सफ़र कर रहे थे और गो थ्रू द फॉयल, फॉयल के अंदर से एज इट इज चले गए। अब इस बात को समझाता हूँ मैं। देखो इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, ये है ना, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है। अब सोच के देखो ना, इम्पैक्ट पैरामीटर अगर बहुत करीब होगा तभी तो
ये चीज़ न्यूक्लियस को हिट करेगी, अदरवाइज तो एज इट इज चली जाएगी, राइट। तो बहुत जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनका इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज था, और अगर इम्पैक्ट पैरामीटर उनका लार्ज होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि वो हिट नहीं करने वाले हैं न्यूक्लियस को। ओके, आगे समझते हैं यहाँ पे, इट गिव्स एन एस्टिमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और साथ ही साथ इस एक्सपेरिमेंट से आपको न्यूक्लियस का एस्टिमेट साइज तो समझ आया ही था। ओके, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है इसी क्वेश्चन के कि भाई ये बताओ कि जो ट्रैजेक्टरी है अल्फा पार्टिकल का, पहले तो ड्रॉ करो इन दी कूलम फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि न्यूक्लियस के साइज के बारे में आप क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। तो सबसे सिंपल सी बात ये है कि जो न्यूक्लियस का साइज है ना, वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अगेन इम्पैक्ट पैरामीटर। और इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है मैंने बार बार आपको समझाया हुआ है। ओके, अब सवाल ये बनता है कि किस तरीके से अगेन आप इस चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हो। तो जो कैलकुलेशन है ना, आप यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला एज इट इज़ लिख देना अगर आपसे कैलकुलेशन डिटेल में पूछा हो तो। हालांकि इस क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है। आइए सवाल के दूसरे हिस्से में पहुँचे, जहाँ आपसे बोला हुआ है कि आपको एक न्यूमेरिकल है दिया हुआ है, एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है क्लोजेस्ट अप्रोच का। एक न्यूक्लियस है जिसका जो जेड है, जेड क्या होता है, अगेन जेड सब बच्चों को पता होगा, एटॉमिक नंबर होता है, 80 दिया हुआ है। और जो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि जिस भी पोटेंशियल से आपने इसको एक्सेलरेट कराने की कोशिश करी है वो है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बिफोर इट कम्स मोमेंटली टू रेस्ट एंड रिवर्स इट्स डायरेक्शन। तो आप बताओ, एक अल्फा पार्टिकल है जो कि इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ एक्सेलरेट होता है, और जब ये रेस्ट पे आ जाता है उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, जाहिर सी बात है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना है। ओके, कैलकुलेट करते हैं। देखो, जो काइनेटिक एनर्जी उस अल्फा पार्टिकल को वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, ठीक है। अब जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला होता है ½ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखो, पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना नहीं आता हो आपको, तो आप क्या करना, कूलम फोर्स को रेडियस से डिवाइड कर देना या डिस्टेंस से डिवाइड कर देना बेसिकली। तो अगर आप कूलम फोर्स देखो तो नीचे r² होता है, आप इसको रेडियस या डिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू r, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करो, जैसा मैंने बताया काइनेटिक पोटेंशियल बराबर है, कैलकुलेट करोगे इस वैल्यूज़ को, यानी कि यहाँ से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये r0 जो है ये आपको मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग 299 × 10⁻15 मीटर, जिसको आप अगेन कन्वर्ट कर सकते हो जिस भी मर्जी उस यूनिट में, राइट। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जिसके अंदर हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगेन इसके कई सारे पार्ट्स थे, इसलिए क्वेश्चंस की क्वांटिटी अल्टीमेटली इंक्रीज कर गई है। अब यहाँ पे मेरा साथ हुआ खत्म, और स्क्रीन पे दिए गए क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करके लाना है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।